जोहार, जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कल ही सामाजिक न्याय मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद एक रिपोर्ट बनाई गई। एक अलग संस्था है डिक्की नाम की, उनकी तरफ से भारत में अनुसूचित जाति की सामाजिक स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, उसके बारे में ये सर्वे किया गया, एक रिपोर्ट बनाई गई। और रिपोर्ट में कुछ बातें जो कही गई है वो बहुत ही गंभीर है और गंभीर रूप से हमें इसके बारे में चर्चा करने की या समझने की ज़रूरत है। रिपोर्ट में जाति को लेकर बात कही गई है कि यूपीएससी में जो इंटरव्यूज़ होते हैं उन इंटरव्यूज़ में किस प्रकार का जातीय भेदभाव होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 90% जो उपनाम है या सरनेम जिसे कहा जाता है, नाम के बाद जो लगाया जाता है वो सरनेम जो है वो 90% सरनेम से, उपनामों से किसी व्यक्ति की जाति का पता चल जाता है। और यूपीएससी में जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, या तमाम इस प्रकार की जो सर्विसेज है उसके चयन के लिए जो इंटरव्यूज़ होते हैं, पहले तो प्री एग्ज़ाम होती है, फिर मेंस होती है, और ये दोनों एग्ज़ाम लिखने वाली या रिटन टेस्ट होती है। उसके बाद इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू करने के लिए एक पैनल बिठाया जाता है और वो पैनल एक व्यक्ति की इंटरव्यू करता है जिसने प्री और मेंस एग्ज़ाम पास की है। और उसके बाद उसको नंबर्स दिए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं, और सारा का सारा उसका सिलेक्शन जो है वो पास होगा या नहीं होगा ये इंटरव्यू के मार्क्स पर आधारित होता है। किसी व्यक्ति ने भले ही प्री में या मेंस में अच्छे मार्क्स निकाले हो, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें कम मार्क्स दिए जाते हैं, और ऐसा जाति की वजह से होता है। आमतौर पर उपनामों से या सरनेम से लोगों की जाति सामने आती है, और इंटरव्यू लेने वाले जो पैनल है उनको उस व्यक्ति की जाति के बारे में पता चलता है, और उसके बाद उनको कम मार्क्स दिए जाते हैं। ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है, और ये खुलेआम होता है। यूपीएससी का जातिवादी चेहरा जो है वो हाल ही के दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर सामने आया कि किस प्रकार से, फिर चाहे वो लैटरल एंट्री की बात हो, एससी एसटी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसको डिनाई करके, उसको बाईपास करके, पूरी यूपीएससी की जो प्रक्रिया है उसको बाईपास करके लैटरल एंट्री के द्वारा, यानी पीछे के दरवाजे से, या यूँ कहा जाए कि चोरी छुपे एक कॉरपोरेट हाउसेस के लोगों को या प्राइवेट सेक्टर के लोगों को यूपीएससी की एग्ज़ाम या यूपीएससी की जो प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है, उसको बाईपास करके प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भर्ती किया जाता है, उनको आईएएस रैंक का ऑफिसर बनाया जाता है। तो ये एक प्रकार का जातिवाद है। रिजर्वेशन समाप्त करने के लिए ऐसा किया गया है, और ये यूपीएससी का जो जातिवाद है वो कई अन्य प्रकार से भी सामने आया है। ये एक सरकार के द्वारा या सरकार के निर्देश पर ये रिपोर्ट बनाई गई है, और उस रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि खासकर शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ में यूपीएससी के इंटरव्यू के दौरान किस प्रकार से जातीयता का व्यवहार होता है, जातीयता का भेदभाव होता है। और उसके चलते नतीजा ये है कि 89 कैबिनेट सेक्रेटरी है जो बहुत बड़े पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स है, उनमें उन 89 में केवल एक ही शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति कैबिनेट सेक्रेटरी है। उसके अलावा 3 शेड्यूल ट्राइब के हैं, और ओबीसी का तो एक भी नहीं है। यानी शेड्यूल कास्ट के लोग कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पर उनकी संख्या के अनुपात में होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि यूपीएससी की जो इंटरव्यू होते हैं उसमें उनके साथ जातीयता का व्यवहार होता है, उनके साथ भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, और जाति के आधार पर ही ये तय होता है कि किनको सिलेक्ट करना है और किनको सिलेक्ट नहीं करना है, किनको ज़्यादा मार्क्स देने हैं और किनको फेल करना है या कम मार्क्स देने हैं। ये यूपीएससी के इंटरव्यू के दौरान ही ये सारा मामला होता है। प्री या मेन जो एग्ज़ाम्स होती है वो रिटर्न एग्ज़ाम होती है, इसलिए पेपर चेक करने वाले व्यक्ति को ये पता नहीं होता कि ये कौन किस जाति से बिलोंग करता है या कौन से वर्ग से ये आता है। लेकिन जब इंटरव्यू होता है तब इंटरव्यू के दौरान सारे कागजात उन पैनल के पास होते हैं, और जाति और नाम से ही या सरनेम या उपनाम से ही ये पता चलता है कि व्यक्ति कौन है, किस जाति का है, और उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है। इसी रिपोर्ट में इसका उपाय भी दिया गया है कि क्या करना चाहिए, इसको अगर रोकना है तो क्या कुछ किया जाना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके लिए जो उपनाम है या सरनेम है वो नहीं लिखने चाहिए, या उसको कंसील्ड करना चाहिए, उसको छुपाना चाहिए।
ये इसमें कहा गया है। लेकिन क्या ये असली उपाय है, असली विकल्प है या असली रास्ता है इन सब से बाहर निकलने का? इसके पहले मैं ये बता दूं कि महाराष्ट्र के एक दलित नेता प्रकाश अंबेडकर, इन्होंने ये बात कही थी कि लिविंग सर्टिफिकेट, जो स्कूल या कॉलेज छोड़ने के बाद हमें जो सर्टिफिकेट दिया जाता है लिविंग सर्टिफिकेट, उसमें जाति का उल्लेख नहीं होना चाहिए, उसमें जाति नहीं लिखनी चाहिए। और इस तरह से उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि ऐसा अगर हम करें तो जाति व्यवस्था जो है उसका अंत हो जाएगा या उसको खत्म किया जा सकता है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था का अंत कैसे किया जाए, इसका एक बहुत बृहद मार्ग अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखकर दिया है। उसको पढ़ने की ज़रूरत है, हमारे लोगों ने भी पढ़ने चाहिए, और ख़ास तौर पर जो नेता के तौर पर समाज में रहते हैं या खुद को कहते हैं कि हम नेता है, हम आपके लीडर हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि बाबा साहब की वो किताब पढ़े और समझे कि जाति व्यवस्था को नष्ट करने का असली तरीका क्या है, असली रास्ता क्या है। फिलहाल हम यूपीएससी में जिस प्रकार से जातिवाद होता है, खासकर शेड्यूल कास्ट के जो परीक्षार्थी है उनके साथ उनको किस प्रकार से उनके अधिकारों से दूर रखा जाता है, जातिगत मानसिकता से इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या भेदभाव करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सामाजिक न्याय मंत्रालय के निर्देश पर यह जो रिपोर्ट अभी आई है, उस रिपोर्ट में कहा है कि जाति का उल्लेख या सरनेम जो है, उपनाम जो है वो नहीं लिखना चाहिए। लेकिन यह वास्तविक तरीका नहीं है जातीय भेदभाव को समाप्त करने का। वास्तविक तरीका ये है, हम हमारी तरफ से दो बातें हैं जो करने की ज़रूरत है, ऐसा हम बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं यूपीएससी के, वो इंटरव्यू इन कैमरा हो, कैमरा लगाकर उसकी रिकॉर्डिंग हो बाकायदा। और उसके बाद दूसरी जो बात है, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उन्होंने अच्छे सवालों के अच्छे तरीके से जवाब दिए हैं, उनको इतने कम मार्क्स नहीं मिलने चाहिए, तो वो उस इंटरव्यू को या जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने जो मार्क्स दिए हैं उसको चैलेंज कर सकता है। तो ये अधिकार अगर हर व्यक्ति को दिया जाए, जो भी हर परीक्षार्थी को दिया जाए जो यूपीएससी के प्री और मेंस क्रैक करने के बाद इंटरव्यू के लिए लायक बनता है या इंटरव्यू में पहुंचता है, उसको ये अधिकार दिए जाए कि वो पैनलिस्ट ने जो मार्क्स दिए हैं उन मार्क्स को चैलेंज कर सके। तो ये बहुत हद तक ये जो भेदभाव होता है वो रोका जा सकता है या रुक सकता है। क्योंकि अगर किसी ने जातीयता की वजह से, जातीय मानसिकता की वजह से, जातीय पूर्वाग्रह की वजह से अगर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को या किसी भी शेड्यूल ट्राइब है या अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो परीक्षार्थी वहाँ पर पहुँचेंगे, उनके साथ अगर जातीयता से व्यवहार किया या भेदभाव किया, उन्होंने अच्छे तरीके से जवाब दिया है, फिर भी उनको अगर कम मार्क्स दिए हैं, तो अगर कम मार्क्स दिए हैं और उसको अगर चैलेंज कर दिया जाए तो फिर ये मामला जो है पकड़ में आ सकता है। रिपोर्ट में एक कमी है, जिस कमी को हम आपके सामने उपस्थित करना चाहेंगे। वो कमी ये है कि जातीयता का व्यवहार एससी शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ में कौन करता है, वो कौन लोग हैं ये जो कम मार्क्स देते हैं या जातीय पूर्वाग्रह की वजह से ऐसे काम करते हैं, ये जानने की कहीं पर भी कोशिश नहीं हुई है। रिपोर्ट में केवल ये कहा है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है, लेकिन ये कौन करता है, किस वजह से करता है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो आमतौर पर ब्यूरोक्रेट्स या प्रशासन जो है, भारतीय प्रशासन जो है, उस पर 79% ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों का नियंत्रण है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि जो पैनलिस्ट है, इंटरव्यू लेने वाले जो लोग हैं, वो ज़्यादातर ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के ही लोग हैं। तो शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ जो जातीयता का व्यवहार होता है, भेदभाव होता है, वो करने का काम ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोग ही करते हैं। अब वे ऐसा क्यों करते हैं, ये एक सवाल है। इसका जवाब ये है कि वो नहीं चाहते, ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोग नहीं चाहते कि हाशिए पर रखे हुए जो लोग हैं वो प्रशासनिक सेवा में आ जाए, वो देश को चलाने का काम करे, उनकी हिस्सेदारी प्रशासन में बढ़े, फिर चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो या ओबीसी हो।
ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोग ये नहीं चाहते कि ये बहुजन समाज के लोग जो 85% की आबादी है, तो उनका 85% हिस्सेदारी प्रशासन में हो। इसलिए उनको अपने अधिकारों से या उनको अपने हिस्सेदारी से दूर रखने के लिए, वंचित रखने के लिए ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के जो लोग हैं, जो प्रशासन पर 79% हावी है, वो लोग ऐसे भेदभाव या ऐसी मानसिकता से पूर्वग्रहित रहकर ये सारे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में केवल शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोगों के साथ ही जातीयता का व्यवहार होता है या भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर जो ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग और अदर बैकवर्ड क्लास जो है, उनके साथ में बहुत बड़े पैमाने पर ये जातीयता का व्यवहार होता है या इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन इस मुद्दे को उभरने नहीं दिया जाता, ये मुद्दा वहीं पर दबा दिया जाता है, इस मुद्दे की ज़्यादा चर्चा होने नहीं देते और ये सारा काम मीडिया की तरफ से किया जाता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म आमतौर पर आप सभी जानते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन उसका असली फुल फॉर्म या जो प्रैक्टिस में वो काम करते हैं उनके व्यवहार से इसका फुल फॉर्म ये निकल कर आता है, जो बहुजन समाज के लोग आमतौर पर अभी समझ रहे हैं, वो है यूनियन पब्लिक सवर्ण कमीशन। यानी ये केवल सवर्ण लोगों का, ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोगों का वर्चस्व वाला एक कमीशन है, जो एससी, एसटी, ओबीसी इन लोगों के साथ में जातीयता का भेदभाव करता है और उनको अपने अधिकारों से दूर रखने का काम करता है। ओबीसी के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार होता है या उनको उनके अधिकारों से किस प्रकार से दूर रखा जाता है, इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा। जो 89 कैबिनेट सेक्रेटरी है, जो सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स है, उनमें एक भी ओबीसी नहीं है। कहने के लिए शेड्यूल कास्ट का एक व्यक्ति है, कहने के लिए शेड्यूल ट्राइब के 3 कैबिनेट सेक्रेटरी है, लेकिन ओबीसी का एक भी कैबिनेट सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो देश के सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स है, अधिकारी है, उनमें एक भी ओबीसी का व्यक्ति नहीं है। तो इस उदाहरण से यह समझा जा सकता है कि यूपीएससी में न केवल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ जातीयता का भेदभाव होता है, बल्कि ओबीसी जो है उनके साथ में भी इसी प्रकार का भेदभाव होता है और उनको अपने अधिकारों से दूर रखा जाता है। यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी की जो प्रक्रिया है, एक तरफ लैटरल एंट्री है, दूसरी तरफ इस प्रकार का जातीयता का भेदभाव है। इस मुद्दे पर आप क्या कहते हैं, आपका क्या सोचना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। और यूपीएससी का ये जातिवादी चेहरा और लोगों के सामने लाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।